नमस्ते। हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड में पढ़ रहे थे कहानी नगर रसायन। इस कहानी में हम लोगों ने बात की थी कि एक आगंतुक व्यक्ति एक महिला से मिलने आता है। बहुत दिनों बाद में वो व्यक्ति उनसे मिलने आया है। उनकी बातों से पता चलता है कि वह एक भाभी के रूप में उस स्त्री पात्र की बहुत कद्र करता है। उस स्त्री पात्र के जीवन में उस व्यक्ति की भूमिका एक देवर की तरह थी, प्रिय पात्र की तरह से थी। वो धड़ल्ले से बेतकल्लुफी से उनके घर आता रहता था। इस समय वो आया है, मिलकर लौट गया है। मिलकर लौट जाने के बाद फ्लैशबैक में कहानी चलेगी कि जब वो मिल रहे थे वर्षों के अंतराल के बाद, तो उन दोनों के बीच में क्या कुछ बातें हुई और इस दौरान कथा नायिका या इस स्त्री पात्र के जीवन में कितने परिवर्तन आ गए। इस स्त्री के जीवन में शहरी जिंदगी के संघर्ष के रूप में उन लोगों को दिखाया गया है जो बार बार उसकी गृहस्थी में घुसपैठ करते रहे। आने वालों का भी कोई दोष नहीं दिया है इसने, लेकिन आने वालों के कारण इसके व्यक्तिगत जीवन में, इसकी रोजमर्रा की जिंदगी में जो तनाव और जो दबाव आए, कथा उसका निर्ममता पूर्वक विवेचन करती है। आप देखिए, निर्ममता पूर्वक विवेचन मैंने इसलिए कहा है कि पूरी चीरफाड़ की गई है। हम बड़े आराम से किसी के घर जाते हैं। गाँव में एक अलग गुंजाइश होती है। शहरों में छोटे छोटे घरों में बहुत मुश्किल से लोग अपने जीवन को गुजार रहे होते हैं। उसमें अगर कुछ दिन के लिए कोई जाए तो एक व्यवस्था कम अव्यवस्थित होती है, लेकिन एक जाए दूसरा आए, इसका अगर तांता ही लगा रहे तो व्यवस्था बन ही नहीं पाती कभी। जो पुरुष पात्र है वो टैक्सी में बैठ गया था, उसकी आंखें भर आई थी, उसने काला चश्मा लगा लिया था। ये सब बातें हमने कर ली। स्त्री कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ी रही, उसके बाद वो घर में आई। घर शब्द का उच्चारण करते ही उसके अंदर कितनी बातें आई थी कि घर एक ऐसी जगह जो दबाव और तनाव से भरी हुई है और एक घटना किसी पहले की घटना से पूरी तरह घुटी हुई होती है। उस पैराग्राफ की व्याख्या हमने कर ली थी। वो आया, बेतकल्लुफी से कीचड़ भरे जूतों के साथ घर में आ गया था। बातचीत से जब वो पास आया तो उसको याद आया कि वो जो व्यक्ति था उसका नाम केशव है, केशव आया है। लेकिन तब भी वो खिलखिला के उससे मिल नहीं पाई थी। वो बताता कि आया तो पहले भी कई बार था, लेकिन सोचा जब एक बार फाइनली जाऊंगा तो बता दूंगा कि मैं आता रहता हूँ। अच्छा, तो पलट जाने से मैं एकदम सामने पड़ गई थी। कंधों को पकड़े पकड़े उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा, फिर चौंक कर बोला, आपको क्या हो गया है? कितनी अजीब तरह से दुबली हो गई है आप। ऐसा लगता है कि पत्थर की कोई चट्टान धसक गई हो और आप उसके नीचे से पिचकते पिचकते बच निकली हो। फिर कुछ सोचते हुए बोला, एकदम घिस गई है आप। इतनी देर वो उसके कंधे की तरफ से था, पीठ थी। पहली बार वो मुड़ी है तो उसके सामने आ गई। सामने जब वो पहली बार इतने सालों बाद देखता है तो वो तो अचकचाता है। वो एकदम खाती पीती महिला कह सकते हैं कि भरे पूरे बदन की मालकिन थी, या गोल मटोल शरीर जिसको कहेंगे, लेकिन वो एकदम दुबली हो गई। और दुबली भी क्या, एकदम जैसे सपाट काया बची है। तो वो उसको एक शाब्दिक उपमा देता है कि दुबली भी ऐसी हो गई है कि पत्थर की कोई चट्टान धसक गई हो, आप उसके नीचे पिस गई हो और पापड़ की तरह बन गई हो। उसकी उपमाओं पर मुझे हमेशा हंसी आया करती थी, पर इस समय हंसी नहीं आई। पहले वो इस तरीके की जब उपमाएं देता था तो इसको हंसी आ जाती थी, लेकिन आज नहीं आई। आत्मदया के दलदल मेरे आसपास ही बुदबुद आ रही थी। कथा नायिका विवेचना कर रही है, आत्म विवेचन अपने आप से कह रही है कि हंसी इसलिए नहीं आई कि अपने ऊपर ही भयंकर दया आ रही थी। घिसूंगी नहीं तो क्या, यहाँ 2-4 साल और टिक गए तो हड्डी पसली तक नहीं दिखेगी। अरे यह घर है, सराय है सराय,
अरे घर क्या है, सराय है सराय। जिसे देखो चला आ रहा है। एक का सम्मान बांधो, दूसरे का उतारो। एक का रिजर्वेशन आने का तो दूसरे का जाने का। ऊपर से कोई नौकर, अरे अभी कोई गामड़ा है कि 20-20 रुपये में नौकर बढ़ते फिरे। यहाँ 100-125 से कम पर कोई बात नहीं करता। ऊपर से उनके नखरे, खर्चे, छुट्टी चाहिए, सर्वेंट क्वार्टर चाहिए, आगे और बोलती। बरसों से बोली नहीं थी तो कोई शिकायत सुनने वाला आता है तो भड़ास निकलने लगती है, लेकिन डॉट 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 में वो भौचक्का सा मुंह बाए मुझे देख रहा था कि ये भाभी ऐसी तो नहीं थी, बड़ी स्निग्ध थी। स्निग्ध मतलब एकदम नरम कोमल। देखिए जब आदमी थक के चूर हो जाता है तो स्निग्धता कपूर की तरह उड़ जाती है। उसकी स्निग्धता भी इस समय केशव को नजर नहीं आ रही। उसका मुख देख न रही होती तो अपने चेहरे के भौंडेपन का एहसास भी न होता। ये देखती है कि वो जब बोल रही थी तो केशव कैसे उसको देख रहा था। केशव की आंखों से इसने महसूस किया कि उसका चेहरा अभी बहुत विचित्र लग रहा है। कड़वाहट से जब बढ़ जाते हैं तो हम सुंदर कहाँ लगते हैं। लेकिन कई बार सुंदर लगना जरूरी नहीं होता, अपनी बात कहना जरूरी होता है। एकदम लज्जा से आई, भाई देखो ना तुम तो एकदम घर के ही हो इसलिए बेझिझक कह रही हूँ, नहीं तो कहती है देखो मैं सबके सामने ऐसे नहीं बोलती। एक तरीका होता है बात को रखने का, फिर नॉर्मलाइज करने का, सामान्य बनाने का कि सामने वाला बिल्कुल ऑकवर्ड फील कर रहा है तो कहती है सबको नहीं कहते, तुम तो बिल्कुल घर के ही हो। फिर एक बहुत सुंदर बात और कहती है, यूं तो देखो जो आते हैं उनमें से कौन घर वाला नहीं होता और कौन मन को प्यारा नहीं होता। यो जो भी आता है अपना घर समझ के आता है तो वो हमारे परिवार का ही बना और प्यारा भी लगता है। पर एक हद तक आने के बाद आखिर हर किसी की अपनी निजी जिंदगी भी होती है। बीच बीच में रुककर बोल रही है डॉट 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 है, कहती हूँ तो सबको ही प्यारा होता है लेकिन एक हद तक आने के बाद आखिर हर किसी की अपनी निजी जिंदगी भी होती है। अब एक छोटे से घर में 1 BHK 2 BHK 1 या 2 कमरे के घर में लगातार बाहर वाले आते रहे, कोई ना कोई आता रहे तो आया तो वो अपना समझ के ही है, लेकिन इनकी निजी जिंदगी कहाँ बसती है। किचन में एडजस्टमेंट, बेडरूम में एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट 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 इतना चलता है कि उनके सामने इनकी जिंदगी खुली किताब की तरह होती है। कोई निजी पल, कोई प्राइवेसी बचती ही नहीं है। लो फिर मैं इसी उधेड़ बुन में पड़ गई, तुम अपनी सुनाओ, सत्या कैसी है, सोमू कैसा है। फिर याद आता है कि इतने दिनों बाद मिला है तो मैंने इससे पूछा ही नहीं कि अच्छा बताओ तुम्हारी पत्नी सत्या कैसी है, बेटा सोमू कैसा है। ठीक है सत्या, छोटा सा संक्षिप्त उत्तर। उसे ले आते। मैंने सोचा पहले मैं आपसे मिल लूं, घर तो देख लूं, दिल्ली में तो अब आना जाना ही रहेगा। ये कहता है कि पहले मैंने सोचा मैं आपसे मिल लूं, आपका घर देख लूं और दिल्ली में तो हमारा आना जाना लगा ही रहेगा। क्यों? मेरा स्वर भयभीत सा निकला। इसका स्वर भयभीत सा निकला। क्यों? ये क्यों निकला भयभीत सा? क्योंकि इसको लगा कि लो ये भी दिल्ली में रहने आ रहा है और ये तो इतना ज्यादा अनौपचारिक है कि ये तो फिर बार बार आएगा। इतना उसने सोचा नहीं है, लेकिन भयभीत क्यों जो पूछती है कि दिल्ली में तुम्हारा आना जाना, मेरा आना जाना लगा रहेगा, तो कहती क्यों? क्यों का मतलब ये बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में, उसके घर में अब फिर से कोई सिलसिला शुरू हो इसके आने जाने का, क्योंकि इससे नहीं हुई, ये सबसे उग गई है। इतना आते हैं लोग उसके घर में कि वो चाहती नहीं है कोई आए। कहने की औपचारिकता मैंने शायद इस तरह मुंह से अचानक सरक गए क्योंकि छेप मिटाने के लिए चोरी। इतनी जोर से इसको शर्म आई अपने इस पे कहने पे कि उसने बोला अच्छा ही है। ये अच्छा ही है उसने क्यों कि झेप मिटाने के लिए बोला। क्यों जो था वो बिल्कुल अजीब था उस जगह पे कि मैं अब तो दिल्ली में आना जाना लगा रहेगा। क्यों लगा रहेगा? मतलब वहां आओगे तो हमारे भी आओगे। तो उसको मिटाने के लिए, शर्म को कम करने के लिए बोलती है नहीं अच्छा है, चलो आते जाते रहोगे। यह नया प्रोजेक्ट है ना। लेकिन उसने, केशव ने इतना गौर नहीं किया। वो बता रहा अपनी बात, यह नया प्रोजेक्ट है ना, इसे दिल्ली में ही पूरा करना पड़ेगा। 3-4 महीने लगेंगे लगभग। एक नया प्रोजेक्ट लिया है, उसको दिल्ली में पूरा करेंगे और उसमें 3-4 महीने लगेंगे। इतना समय सत्या और सोनू को छोड़कर, यानी मेरा मतलब है यानी परिवार से दूर रहोगे। अब वो ये भी नहीं कहना चाहती कि 3-4 महीने तुम आराम से मेरे घर पे रहो, अपना एक ही घर है।
हम लोग एक ही हैं। तो पूछते हैं कि 3-4 महीने इतना लंबा समय, तुम सत्या और सौम्य को छोड़कर, यानी बच्चे और पत्नी को छोड़कर, यानी इतना टाइम परिवार से दूर रहोगे? नहीं, यहीं रहेंगे सब। आराम से फिर बोलते हैं कि नहीं यहीं रहेंगे। अच्छा ये तो बताइए भैया किस लिए इंग्लैंड गए हैं? इस महिला का पति इंग्लैंड गया है, कथा नायिका के पति जो उसको अपने बड़े भाई के समान लगते हैं, उसके बारे में पूछता इंग्लैंड गए। वह लपक कर मेरे बिस्तर पर चढ़कर बैठा था। जूतों वाले पैर उसने पलंग की पाटी से बाहर लटका दिए थे। जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई और थोड़े से कस लगाने के बाद एस्ट्रे के लिए इधर उधर देखने लगा। वो बिल्कुल वो बिहेव कर रहा है जो अपने घर में लोग करते हैं। अपनी माँ का घर समझ के जिस तरह लोग वहाँ बिहेव करते हैं वैसे वो कर रहा है कि बिस्तर पे उचक कर बैठ भी गया, जूतों वाले पैर लटक रहे हैं, हिला रहा है, जेब से सिगरेट निकाल के, जैसे अपने घर में कोई डर नहीं होता, अपने घर में भी होता है बहुतों को डर, पराए घर को जब अपना समझते हैं तो वहां नहीं होता। थोड़े से उसने कष्ट लगाए और फिर एस्ट्रे के लिए इधर उधर देख रहा है। ठहरो, मैं लपक कर बाहर गई और दूसरे कमरे से एस्ट्रे लेकर आई। उसने देखा एस्ट्रे तो कहीं भी राख झाड़ेगा तो भाग के बोल के गई, ठहरो अभी तुरंत मैं एस्ट्रे लेके आती हूँ। तब तक वह साइड टेबल पर पड़े चाय के खाली कप को अपने पास सरका कर एस्ट्रे की तरह इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन इसको कोई शर्म नहीं आती है। इसने जब तक वो आई एस्ट्रे लेकर तब तक एक खाली कप को उठा के, चाय पिया हुआ पुराना कपड़ा होगा उसमें झाड़ चुका था सिगरेट। उसकी इस अनौपचारिकता पर न जाने क्यों मेरे भीतर कुछ तपने लगा था। पहले यही अनौपचारिकता उसको अपनी लगती थी, अब इसका जी सुलग रहा भीतर से। कैसे सहा करती थी ये सब में? वह कोई बदला तो नहीं है, यह सब तो वह पहले भी किया करता था। न कोई भूमिका, न कोई संकोच, इसी निर्दोष आत्मीयता से हर कहीं कूद पड़ना और माहौल का हिस्सा बन बैठना। कि कैसे सह लेती थी कि ऐसे आ जाता था वो, इस तरह भी अब करता था। फिर याद करती है कि ये तो बिल्कुल नहीं बदला, ये तो इसी तरह पहले भी आता था। कोई भूमिका नहीं मानता था, कोई संकोच नहीं करता था। अच्छा भाभी खाना बना रही, मेरा भी खाना लगा दीजिए। ओहो चाय बनी है, एक कप मैं भी पी लूंगा। इस तरह आता था अनौपचारिकता से, आत्मीयता से। बिल्कुल इसके मन में लालच नहीं था, इसको कोई भेदभाव लगता ही नहीं था, इनको ये पराया समझता नहीं था। कहानी के अंत में यही दिखाएंगे कि इसके मन में ये नहीं था कि फ्री में चाय नाश्ता करना है, ये पराया नहीं समझता था। तो इस आत्मीयता से कूद पड़ता था और माहौल का जो बाहर से आया था फिर भी हिस्सा बन जाता था। हमारे आगरा प्रवास में नीचे के हिस्से में रहती मकान मालकिन ने जब ऊपर वाले 2 कमरों वाला हिस्सा उसे किराए पर दिया था, तब मेरा मन मकान मालकिन के प्रति आक्रोश से भर गया था। यह तो सोचा होगा, ताड़ सी लंबी लड़की है यहाँ और यह छड़ा छांट उल्टी सीधी निगाहें, नजर की रखवाली कौन करता फिरेगा। कहानी और फ्लैशबैक में जाती है। अभी तो ये आके चला गया है, तो ये जब आया तब की बातचीत चल रही है बीच बीच में, और बीच बीच में कि ये कब मिला पहली बार। ये लोग कुछ साल आगरा रहे थे, तो एक बिल्डिंग थी जिसमें एक फ्लैट इनका था, उसके ऊपर वाले 2 कमरों के फ्लैट में मकान मालकिन ने इसको ठहरा दिया। तो इसका मन मकान मालकिन के लिए गुस्से से भर गया कि एक आदमी जो जवान है, कंवारा है, और मेरे घर में जवान लड़की है, कौन पहरेदारी करेगा, किस नजरों से देखेगा करेगा। खींच कर मैंने प्रीति को आदेश दे दिया, बंद करो सीढ़ियों का दरवाजा, ऐरे गहरे सब आते रहते। जवान इन द सेंस कि वो बढ़ती उम्र की लड़की थी, और अपनी बेटी को, प्रीति को बोल देती है कि गेट बंद रखा करो, कोई भी घुस आता। पर इस ऐरे गहरे को हमारे घर में झांकने में एक रात का भी समय नहीं लगा। लेकिन ये जिसको ऐरा गहरा कह रही है, वो ऐरा गहरा एक ही रात में, अगले ही दिन सुबह सुबह वह माचिस मांगने आया। आप क्या माचिस मिलेगी? आया कि आया, बस वही अकपट आत्मीयता, ऐसी आत्मीयता जो अकपट थी, जिसमें कोई कपट नहीं था, जिसमें कोई छल छद्म नहीं था कि मैं इनके घर दुष्ट कारनामों को करने के लिए एंट्री लूंगा। एकदम वही धुले आकाश सा खुलापन, वही अनौपचारिकता, वही अपने को छोटा मानकर आदर प्यार मनुहार के रास्ते से दूसरों के मन में घुस बैठने की उतावली। अपने को छोटा मानना, उम्र में छोटा था तो उन लोगों को बड़ा मानना, बड़े के समान ही फिर उस हिसाब से उनको आदर सम्मान देना, और अपने लिए प्यार और मनुहार चाह के एकदम आकाश की तरह धुला हुआ और एकदम अनौपचारिकता उनके घर में घुस जाने की उतावली। वही अपनापन,
2-4 दिन में तो यह भी पता लग गया था कि सत्या नाम की एक लड़की उसके दिल में फूल फुला रही है और वह उसके एहसास को हाथ में आई मिठाई की तरह बांट लेना चाहता है। वह चाहता है कि जैसे वह उस नाम की जुगाली करता रहता है सब किया करे। 2-4 दिन और आया तो पता चला कि उसके जीवन में एक लड़की है, सत्या नाम की लड़की, जिसका नाम उसके मन में फूल फुला रहा है। हर वक्त उसके नाम की वो जुगाली करता है, उसके मन में उस नाम का जाप चलता है। और एक कमी होती है, इंसानी कमी, कि कोई किसी को बहुत चाहता है तो वो उसका नाम किसी के सामने शेयर करना चाहता है कि बाकी लोग भी समझें कि कोई बहुत स्पेशल उसके पास है जिसको वो इस हद तक प्यार करता है। होती है बहुत लोगों की ये भी एक चाहत जो सामान्य है। तो वह भी सत्या नाम को बताशे की तरह, मिठाई की तरह हाथ पे लेके घूमता था और कोई चर्चा होती, कोई बात होती, उसके नाम में सत्या आ जाती। सत्या के नाम को प्लेट में परोसे आसपास मंडराता रहता और पूरी बेतकल्लुफी से वह सब किस्से सबके गले उतारता था। उसे ऐसा करने का, कुछ भी करते रहने से क्षोभ नहीं होता था। एक स्नेही उष्मा से घिरे रहने की अनुभूति होती थी। इस समय क्यों एक जूठे कप में जरा सी राख झाड़ देने से क्षुब्ध हुई जा रही हूं। इसको याद आ रहा कि वो ऐसे ही घर पे आता था, ऐसे ही सत्या की चर्चा करता था। खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, चाय पी रहा है और सत्या 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 सब चलता था। उस समय झुंझलाहट नहीं होती थी, लेकिन आज एक चाय पिए हुए जूठे कप में इसने राख झाड़ दी तो इसका दिमाग खराब हो गया। समय का एक अंतराल इंसान को बदल देता है। उस समय ये इतनी थकी नहीं थी, उस समय ये दिल्ली नहीं आई थी। दिल्ली आने के बाद ही जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। लोगों के आने जाने का अनवरत सिलसिला शुरू हुआ। कभी एकांत नहीं मिला, कमर सीधी नहीं कर पाई, इतनी थक गई कि थकान के मारे चिड़चिड़ी हो गई। हम बहुत लोगों को बोल देते हैं, आदमी बहुत चिड़चिड़ा, ये लड़की कितनी बोलती है। बर्तन धोती हुई औरतों का मजाक बनाते, कपड़े धोती हुई औरतों का मजाक बनाते हैं। इतना काम बिना किसी नाम और बिना किसी इनाम, बिना किसी मेहनताने के कोई करे, उसके बाद वो स्निग्ध भी रहे, कोमल भी रहे, प्रेमिल भी रहे, चिल्ला के बोले भी नहीं, झुंझलाए भी नहीं। हम कुछ ज्यादा उम्मीदें करते हैं महिलाओं से भी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे क्या होता है, कहानी किधर जाती है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।